लिखिए, अब एनिमल टिश्यू मतलब ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। लिखिए, ए सेलुलर या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा होता है आपका क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब आप बात करते हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, लाइक डाइजेशन, लाइक रेस्पिरेशन, लाइक एक्सक्रीशन, reproduction, everything is performed by a single cell. All these activities are performed by a single cell, right? तो अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हैं वो सारी एक्टिविटी कौन परफॉर्म करता है आपको, सिंगल सेल, ठीक है। चलिए, जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहां पर डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स perform same functions in a well organized way, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा आपको पता है व्हाट इज ग्रुप ऑफ सेल इज सो कॉल्ड एज टिश्यू, क्या कहलाती है, टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, टिश्यू। चलिए, अच्छा मेरा सवाल, क्या टिश्यू में जितनी भी सेल्स होती है सब एक ही तरह की होती हैं या एक से ज़्यादा तरीके की भी हो सकती हैं? कोई टिश्यू का एग्जांपल दीजिए, कोई टिश्यू का एग्जांपल दीजिए। अगर चलिए आप मसल की बात कर लीजिए, तो सब सारी की सारी मसल किससे मिलकर के बनी है, मसल टिश्यू, तो कहेंगे सार्कोमियर, स्केलेटल मसल, तो सब एक ही टाइप की हो गई ना। और कोई एग्जांपल? एग्जांपल बहुत सिंपल है, और आपको एनिमल से ज़्यादा इसको प्लांट में देख सकते हैं, हालांकि एनिमल में भी है। हाँ, एनिमल में लिवर की सेल्स हैं, लाइक कुफर सेल्स भी हैं, हिपैटोसाइट सेल्स भी है, राइट, कुफर सेल्स और हिपैटोसाइट सेल्स। अगर आप एनिमल में देखते हैं तो चलिए ये मैंने आपको दिखाया, अगर आप प्लांट में देखते हैं तो जाइलम, फ्लोएम जो वैस्कुलर बंडल है। अब दो तरीके की टिश्यूज होती है, तो सिंपल टिश्यू है तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में बात आई किसकी, जाइलम फ्लोएम याद आती है, याद आया, ट्रैकीड, वेसल्स, हाँ, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। अभी मैं किसी को बहुत मारूंगा। सीव ट्यूब आर द पार्ट ऑफ द फ्लोएम, तो सीव ट्यूब एलिमेंट या सीव सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे कंपेनियन सेल्स होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं, फ्लोएम फाइबर, याद आ गया होगा, समझ में आया। चलिए, अब बात आती है, देखिए जब हम मेटाजोन्स की बात करें या हम एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें, तो सब कुछ तो एक जाइगोट से मिलकर के बना है। इसका मतलब उस समय तो सेल्स, एक सेकेंड रुकिएगा, उस समय तो जो सेल्स थी आपकी जाइगोट में, जो सेल होती हैं किसकी, आज जब जाइगोट की बात करते हैं तो जाइगोट की जो सेल होती है वो एक ही टाइप की हुई ना। अब उसमें माइटोसिस होती गई, क्या बनाया, तो उसके बाद वो 3 लेयर बन गई, 3 लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। कौन कौन सा, एक्टो, मीजो, एंडो। उनसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे स्किन वगैरह बन गई एक्टोडर्म से, मसल वगैरह बन गई मीजोडर्म से, इंटरनल ऑर्गन्स बन गए एंडोडर्म से।
तो अब क्या हो गया, तो कहेंगे सर सिर्फ ओरिजिनेशन ही नहीं इंपॉर्टेंट है, लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? लोकेशन। तो सेल में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो उनकी लोकेशन और दूसरा वो जो है किससे मिलकर के बनी है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है? लोकेशन। इसी को कहते हैं क्या? डिवीजन ऑफ लेबर। क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। जानते हैं ना? तो सेल्स डिवीजन ऑफ लेबर के आधार पर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है। समझ आया? चलिए टिश्यू लिखिए। व्हाट इज टिश्यू? यहाँ लिखिए, इट इज अ ग्रुप ऑफ cells and cell products। नोट्स जितनी आप कंसाइज बनाएंगे, जितना स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे काम करेंगे, उतनी बेहतरीन नोट्स बनेगी और वही आपका सिलेक्शन कराएगी। इज एम आर वॉज वेयर की कहीं जगह नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो सेंटेंस भूल करके आप कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भैया टिश्यू किसकी बनी है, एग्जाम एक लिखा है ग्रुप ऑफ सेल, दूसरा लिखा सेल एंड सेल प्रोडक्ट। अब बच्चा कंफ्यूज है कि सेल, प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो आप जानिए जो कीवर्ड्स है वही इंपॉर्टेंट है। तो टिश्यू किस किस से बना है? या तो ग्रुप ऑफ सेल या तो सेल प्रोडक्ट से मिलकर के बना है। ठीक है, अगला पॉइंट, दे आर एराइज फ्रॉम सेम रीजन ऑफ एम्ब्रियो। अगली चीज है दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। बात समझ में आ गई? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? नोट कर लीजिए। तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट, दे अराइज फ्रॉम द सेम रीजन ऑफ एम्ब्रियो एंड दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। डन? गेटिंग? ऐसे ही बना आपकी नोट्स में। अब जरा पढ़ के एक बार देखिए क्या फ्लो बन रहा है कि नहीं, इतने कंटेंट का बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हेडिंग डालिए, पॉइंट लिखिए, ऐसे स्टार बना के लिखिए, स्टडी ऑफ। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखिएगा। इसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, या फिर हम क्या कहते हैं? माइक्रो एनाटॉमी। ठीक है, टिश्यू का जो कॉम्पोजिशन, ठीक है। चलिए लिखिए, तो टिश्यू का जो कॉम्पोजिशन है, टिश्यू किस किस चीज से मिलकर बनी है? सेल्स से और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है इसका कॉम्पोजिशन अलग अलग टाइप की सेल में अलग अलग, या अलग अलग टाइप की टिश्यू में अलग अलग होता है। राइट? अगर सोचो मस्कुलर टिश्यू है तो हो सकता है कि फाइब्रस जो है, फाइबर्स बहुत ज़्यादा हो। और यही मान लो तुम्हारा हिपैटोसाइट सेल्स है, मतलब लीवर की टिश्यू है, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? तो वहाँ पर सिक्रीशन होना है, तो वहाँ पर ग्लैंडुलर एप्लीकेशन है, तो वहाँ फाइबर की जगह है कि ज़्यादा साइटोप्लाज्म होना चाहिए, जहाँ से ज़्यादा चीज़ सिक्रीट होनी है और जहाँ स्ट्रेंथ देनी है। फाइबर कहाँ ज़रूरत पड़ती है? जहाँ स्ट्रेंथ और ज़्यादा कंटेंट रिलीज करना बॉडी से, तो अंदर होना चाहिए सेल के अंदर ना। तो साइटोप्लाज्म ज़्यादा कहाँ होगा? ग्लैंडुलर टिश्यूज में।
या ग्लैंडुलर सेल्स एपिथेलियम्स में, मतलब कहने का मतलब क्या है, अलग अलग सेल का जो मैट्रिक्स का कॉम्पोजिशन है वो सेल टू टिश्यू वेरी करता है, राइट? गेटिंग माई पॉइंट? चले लिखे, लिखो एनिमल टिश्यू डैश करके, सिंपल, बहुत नहीं, डैश करके लिखिए 4 टाइप, सिर्फ लिखिए कितना, 4 टाइप्स, चारों पॉइंट लिखिए, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। बात आती है कि एपिथेलियल का मतलब क्या है, सुपरफिशियल। कहाँ पर? सुपरफिशियल, मतलब किसी भी चीज को रैप करना। जैसे आपने कैडबरी डेयरी मिल्क खाई है, किटकैट खाई है, तो डेयरी मिल्क खाइए, किटकैट खाइए, नहीं खाइए, चलिए इस बार आप इनाम में जीतिएगा। अगर आप डेयरी मिल्क या कुछ भी खा रहे हैं तो आपकी डेयरी मिल्क के ऊपर क्या है, एक प्लास्टिक का रैप है, वो क्या कर रहा है, डेयरी मिल्क को बाहर के इन्वायरमेंट से बचा रहा है। क्या कर रहा है? बाहर के इन्वायरमेंट से बचा रहा है, या आप दूसरे शब्द में कहना है कि सेल को, टिश्यू को आइसोलेट कर रहा है, राइट? ठीक है, चले तो दूसरी आ गई कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है कि जैसे ये सेंटर में वाईफाई लगा है, क्या लगा है? वाईफाई का काम क्या है, अल्टीमेट काम क्या है, हमारी रीच, हमारी कनेक्टिविटी। जैसे लबीब से दुबई, सऊदी बात करा दे रहा है, ठीक है, इंडिया नहीं, आउटसाइड इंडिया बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे कनेक्ट हो पा रहे हैं हमसे, राइट? तो कनेक्टिव टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है? मस्कुलर टिश्यू कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की, स्केलेटल टिश्यू और कार्डियक टिश्यू, और एक कौन सी होती है? स्मूथ, ठीक है। तो मसल का क्या काम होता है? लोकोमोशन, मूवमेंट, हाँ, बॉडी एक्टिविटी में कौन पार्टिसिपेट करता है? मसल। नर्वस टिश्यू क्या करती है? ये बॉडी को इंफॉर्मेशन देती है, मतलब बॉडी की को कह सकते हैं पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करती है। क्या करती है? कोऑर्डिनेट करती है, कंट्रोल करती है बॉडी की एक्टिविटीज को। अब बात आती है कि ये 4 तरीके की जो टिश्यूज हैं, क्या इनके अंदर जो भी चीज़ों का कॉम्पोजिशन है सेम है या वेरी करेगा? वेरी, ये वेरी करते हैं शेप में, ये वेरी करते हैं स्ट्रक्चर में, ये वेरी करते हैं फंक्शन में, ये वेरी करते हैं लोकेशन में, ओरिजिनेशन, मतलब कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। और इनका जो कॉम्पोजिशन है किसका, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, वो भी वेरी करता है। तो यहाँ पे खाली लिखो किस बेसिस पर ये क्लासिफाई हुए हैं, लिखो शेप, टाइप, फंक्शन, कॉम्पोजिशन, इन 4 चीज़ों के आधार पर ये वेरी करते हैं। शेप या टाइप एक ही बात है, चाहो तो ना लिखो, आगे बढ़ जाए। ठीक है, डन। चले देखो ना, शेप तो तुम्हें सामने से दिख रहा है, ये शेप सबका अलग अलग है ना एक दूसरे के, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए एपिथेलियल टिश्यू, यहाँ पर लिखिए, ऐसे अंडरलाइन करिए, मैं पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ। एपी, एपी का मतलब होता है अपॉन, नहीं दिख रहा है, कौन सा कलर ले लूँ, मेरे रंग का? वही जानते बेटा, हाँ ठीक है। और थीलिया का मतलब होता है ग्रोइंग, कह लो बेटा, रंग से कुछ होता है क्या? हाँ हाँ, लड़कों का रंग वंग उतना मायने नहीं रखता है। चलिए फंक्शन, आउटर कवरिंग, दूसरा फंक्शन क्या है? लाइनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स
या कैविटीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के लिखिए, सीमेंटिंग सब्सटेंस। सीमेंटिंग सब्सटेंस देखिए, इट holds epithelial cells together। ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार बना के एक पॉइंट लिखिए। अच्छा, जंक्शन के बारे में सुना है? रेलवेज में जंक्शंस होते हैं। रेलवेज में क्या होते हैं? जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या है? जहां दो जोन जुड़ते हैं। क्या होते हैं? दो जोन जुड़ते हैं। जैसे मैं आपको जौनपुर के बारे में बताता हूँ, जौनपुर से हूँ बेसिकली। तो एक है जौनपुर, जौनपुर का रूट ये वाला, मतलब सुल्तानपुर होते हुए, और एक जौनपुर का रूट है आपका वाया अयोध्या होते हुए। तो दोनों रूट जहां पे ज्वाइन करते हैं उसको कहते हैं जौनपुर जंक्शन। दो डिफरेंट रूट है लेकिन कहाँ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उसको कहते हैं जंक्शन। तो दोनों रूट के लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कहाँ करते हैं? जौनपुर जंक्शन पर, राइट। तो जंक्शन मतलब ऐसी जगह होती है जहां पे दो तीन जोन जुड़ते हैं। ठीक है, तो लिखिए एक पॉइंट लिखिए, जंक्शन। ठीक है, लिखिए इट प्रोवाइड structural and functional, it provides structural and functional link between epithelial cells। अब जैसे समझो ये कोई फ्लैट है और यहाँ पे ये एक फ्लैट है, यहाँ एक फ्लैट है, यहाँ पर एक गेट है और यहाँ पर एक गेट है। इस घर का कनेक्शन इधर से कहाँ से होगा? इसी गेट के थ्रू। तो ये जो गेट है यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है? जंक्शन की तरह काम कर रहा है। क्या कर रहा है? जंक्शन की तरह, जिसकी मदद से आप चीनी मांगने जाते हैं, उधर से चाय पत्ती मांगने आता है कोई। यहाँ चले, अब बात आती है कि कितने तरीके के जंक्शंस होते हैं, अलग अलग नीड के हिसाब से है। ठीक है, चलिए तो जंक्शंस में लिखिए टाइप्स ऑफ जंक्शंस। सबसे पहला लिखिए टाइट जंक्शन, दूसरा है डेस्मोसोम्स और तीसरा है गैप जंक्शन। अच्छा, जाहिर सी बात है कि अलग अलग जंक्शन है तो अलग अलग जो है बेसिस पर होंगे। मतलब टाइट जंक्शन का मतलब क्या है? बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। दिखाता हूँ, एक एक करके लिखवा रहा हूँ सबके बारे में। टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम और गैप जंक्शन। अगर आप एनसीईआरटी में सेल चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पे बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है, यहाँ पर इसने डिटेल में दिया हुआ है। चलें आगे बढ़े। चलो, ये देखो टाइट का मतलब ही क्या भैया? दो सेल एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। क्या है? एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। तो इस तरीके के जंक्शन को क्या कहते हैं? टाइट जंक्शन। ठीक है, तो टाइट जंक्शन के लिखो। तो मेन काम क्या है? टाइट मतलब तुमने सुना होगा एयर टाइट। हाँ, एयर टाइट बॉक्स है तो उसमें एयर लीक होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। तो एक्चुअली ये जो टाइट जंक्शन होता है ये लीक प्रूफ होता है। मतलब कोई भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इस सेल का उस सेल में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। आज यार दिन में बहुत कॉल आ रही है मेरी, इसके बारे में लिखिए।
जंक्शंस बेटा किसी के पेरेंट, किसी कोई स्टूडेंट, जिंदगी में यही लोग कॉल करते हैं। हाँ, अगर मुझे आप रात में 3 बजे भी देखिए तो ये समझिए कि मैं किसी का आंसर दे रहा हूँ, किसी का डाउट सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ ये बात तो सही है। बेटा तुम बाबू सोना का डाउट सॉल्व करते हो, हम बच्चों का डाउट सॉल्व करते हैं। जंक्शन बिटवीन B/W बिटवीन एपिथेलियल। बेटा क्या डॉक्टर बनेगा रे तू? नहीं वो B/W तो जानते हैं, वो जंक्शन फॉर्म में लगा इंजेक्शन। चलो तो लिखो जंक्शन बिटवीन एपिथेलियल सेल। ठीक है, टाइट जंक्शन क्या है? इट इज अ जंक्शन बिटवीन एपिथेलियल सेल। देखो प्रिवेंट लीकेज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, स्वेट ग्लैंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल्स। दो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखो कितना टाइटली पैक्ड है ना। आर टाइटली बाउंड टुगेदर। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है, नोट कर लीजिए और ये डायग्राम बना लीजिए, केवल इतना। ठीक है, लाइक दिस। जो मैं बना रहा हूँ बेटवा। बहुत सुंदर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग नीट के छात्र हैं, वहाँ पर कुछ बनाना नहीं है, सब बना बनाया आएगा। ठीक है, आपको केवल चूज करना है। यहाँ बनाइए, लिखिए टाइट जंक्शन। ये मेम्ब्रेन कौन सी होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बस आगे कुछ नहीं, आगे बढ़े। डन, चले। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे कम कहीं लिखा है एनसीईआरटी में तो इसी के बारे में लिखा है। एक इसके बारे में और एक सेंट्रियोल के बारे में। हाँ, डेस्मोसोम। ठीक है, लिखो एंकरिंग जंक्शन। अच्छा, एंकर का मतलब क्या है? एंकर, कभी कभी आपके जैसे साइड में आप बैठे हैं, आपके साइड में कुछ गिर जाए तो आप कभी टेबल का सहारा लेके वो सामान उठाते हुए उठाए हो? कभी ऐसा होता है, एक तरफ सहारा लेके तब वो सामान उठाते थे ताकि गिर ना जाए, कहते ना। तो जिसका आपने सहारा किया उसने आपको क्या दिया? एनकरेज। क्या दिया? एनकरेज। नहीं, कभी कभी हाथ पकड़ के बॉल उठा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, इसको कहते हैं एनकरेज। क्या कहते हैं? एनकरेज। तो लिखिए these acts as rivets। अच्छा, रिवेट का काम क्या होता है? जो स्क्रू होता है उसका काम क्या होता है? वो किसी भी सामान, जैसे ये स्क्रीन किसकी बदौलत यहाँ पर टिकी है? रिवेट्स की।
है ना। रिवेट ने ही तो जो अंदर यहाँ पे किट लगी होगी उसको एंकर दिया और उसके ऊपर ही तो ये लाई कर रही है, ठीक है। रिवेट, ठीक है, लिखिए बाइंडिंग सेल्स टुगेदर इनटू स्ट्रॉन्ग शीट्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इंटरमीडिएट फिलामेंट इट इज मेड ऑफ केराटिन प्रोटीन। आपके बाल भी तो किसी इसी प्रोटीन से बने होते हैं और आपके नाखून नेल्स वो भी इसी प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट का काम क्या होता है, दे एंकर डेस्मोसोम। जो मैं लिख रहा हूं सिर्फ वही लिखना है। बायो पढ़ना है, ले लो बेटा। डन डन, आगे बढ़ जाए। चले, इससे ज़्यादा इसमें एग्जाम में कभी कुछ नहीं आया। अगला है दैट इज गैप जंक्शन। क्या है गैप जंक्शन, या इसी को कहते हैं कम्युनिकेटिंग जंक्शन। नेक्स्ट इज गैप जंक्शन, या इसी को कहते हैं कम्युनिकेटिंग जंक्शन। प्रोवाइड continuous cytoplasmic channels। मतलब आपको एक ऐसी सेल बनानी है, एक और सेल बनानी है, और दिस इज गैप जंक्शन, ठीक है। ठीक है, बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। इसी को हम प्लाज्मोडेस्मेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट आयंस, शुगर, एमिनो एसिड एटसेट्रा। बात आती है लोकेशन। गैप जंक्शन कहाँ पाया जाता है, लिखो कार्डियाक मसल्स, ठीक है। अब इनका जो एक्शन है, ठीक है, गैप जंक्शन से फायदा क्या है, अलाउ रैपिड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, अब इम्पल्स किस किस तरीके के होते हैं। जो भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो मसल या ग्लैंड पर एक्ट करते हैं, तो मसल को या तो कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं या तो रिलैक्स करा सकते हैं। मसल के कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन, क्या कहते हैं, और रिलैक्सेशन को क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन या पोलराइज्ड स्टेट, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इम्पल्स का दो ही काम होता है, चाहे मसल हो चाहे ग्लैंड हो। कहाँ क्या क्या, डीपोलराइजेशन या आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और ये क्या है, दूसरा क्या है, रीपोलराइजेशन, या आप इसे क्या कह सकते हैं,
रिलैक्सेशन। समझ में आ रहा है बच्चों? अब तक जितना पढ़ा है सब समझ में आया? चलो, अब डीपोलराइजेशन हो या रीपोलराइजेशन हो, ये होता किसके लिए है? बोलो, मसल या क्या पढ़ाया था? ग्लैंड। ठीक है, मसल या ग्लैंड। सभी बच्चों को आ रहा है? आफिया समझ में आ रहा है? इसमें मैं अपने असली कलर में दिख रहा हूं। ठीक है, चलिए डन, आगे बढ़े। चलिए हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियम में डेराइव्ड फ्रॉम। कहाँ से ओरिजिनेट हो सकती है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म। ये तीनों हैं क्या? जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, अगला पॉइंट, एपिथेलियम इट रेस्ट ऑन, ये देखो ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये किसी लेयर के ऊपर रखी हुई है। इस लेयर को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक सेकंड बेटा, हाँ बेटा पूछो। सत्यम, क्या नहीं आ रहा बेटा? गैप जंक्शन है बेटा, इधर देखो, इधर देखो, इधर दो सेल हैं। ठीक है, दो सेल है, तीन सेल है। अब इनके बीच में देखो स्पेस है। क्या है? स्पेस है। अब एक बात समझो, ये है। अब जिसे क्या है कि एक एक पेड़ में पानी डालने से अच्छा है कि क्यारियों में पानी डाल दो। इससे क्या होता है? एक साथ सब जगह फैल जाता है एक ही टाइम में। हाँ, बेड्स में नहीं, क्यारियों में डालते हैं। इसी तरीके से इम्पल्स आया और सेल के इंटरसेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के आसपास केमिकल रिलीज किया। अच्छा, ये इम्पल्स सब जगह पहुंच गया कि नहीं? यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, सेम टाइम पे। अगर सोचो एक सेल से हो करके दूसरे तीसरे तीसरे चौथे, तो ये टाइम लगता कि नहीं लगता? कहाँ ज्यादा जल्दी काम हुआ? एक साथ सब जगह पहुंचा ना। तो गैप जंक्शन का काम होता है कि कम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट, एक साथ रिलैक्स। जबकि आप ये स्मूथ मसल्स पे या कार्डियक मसल्स पे काम करती है। जब आप स्केलेटल मसल में देखते हैं तो वहां पर ऐसे काम नहीं होता। स्केलेटल मसल में क्या होता है? एक तरफ कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, दूसरी तरफ रिलैक्सेशन रहता है। वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये वापस से रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, नहीं तो बार बार डंबल कैसे उठाते यार तुम? हाँ, यही रीजन है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो अगला पॉइंट लिखो, एपिथेलियम रेस्ट ऑन, किस पर? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। आपको पता है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्चुअली ये कैसे बनती है? देखिए, इट इज सिक्रेटेड बाय। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाने के लिए जो एपिथेलियल टिश्यू है वो भी पार्टिसिपेट करती है, और उसके साथ साथ उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर की जितनी भी टिश्यूज होती हैं वो भी पार्टिसिपेट करती हैं। बेसमेंट तो सिक्रेटेड बाय epithelial cells
अंडरलाइंग टिश्यूज। अब बहुत लोग मुझसे समझ नहीं पा रहे होंगे, जैसे बेटा ये देखो इधर, ये तुम्हारी स्किन है, ये स्किन देख रहे हो, तो ये स्किन एक एपिथेलियल टिश्यू है, और स्किन के अंदर स्किन देखो चिपकी हुई है, ऐसा नहीं कि लूज है, चिपकी हुई है ना, देखो खींचने की कोशिश करो, तो ये जिससे जुड़ी हुई है वो है सीमेंटिंग मेम्ब्रेन। अब ये सीमेंटिंग मेम्ब्रेन एक तरह से किससे जुड़ी होगी? मसल से। किससे बड़ी जुड़ी होगी? मसल से, है ना। अरे भैया तुम इसको नोच रहे हो तो ऐसा लग रहा है मसल भी खींच रही है। तो अंदर के साइड में किससे जुड़ी हुई है? मसल से। बाहर के साइड में किससे जुड़ी, मतलब बाहर के साइड में, तो इनके बीच में जो ग्लू है वो क्या है? सीमेंटिंग मेम्ब्रेन। ये सीमेंटिंग मेम्ब्रेन को बनाता कौन है? कुछ पार्ट एपिथेलियल टिश्यू का बनाती है और कुछ पार्ट कौन बनाती है? अंदर की टिश्यू। अंदर की कौन सी है? जो टिश्यू पार्टिसिपेट करे। मसल है तो मस्कुलर टिश्यू। हाँ चलो, चलिए अब इसका कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ बेसल लेमाइना, लेमाइना मतलब लेयर होता है, और रेटिकुलर लेमाइना। किससे बनी है? बेसमेंट मेम्ब्रेन किस टाइप की सेल से मिलकर के बनी है? समझ में आया? देखो इसको बनाने में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? इज एपिथेलियल सेल एंड अंडरलाइंग टिश्यूज। लेकिन ये बना किस टाइप की सेल से है? दैट इज बेसल लेमाइना एंड रेटिकुलर लेमाइना। क्या ये फ्लो चार्ट काम कर रहा है? नोट्स बनाने में आराम है? और आप विश्वास बताइए, जितना पढ़ा सब नोट्स में लिखा है कि नहीं? लिमिटेड वर्ड्स में आया कि नहीं? यही है सिलेक्शन। जो भी पढ़िए उसको लिमिटेड वर्ड में पूरा लिखिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए होता सिलेक्शन के लिए। तभी तो आप इसको 10 बार 20 बार 50 बार रिवाइज कर पाओगे, वरना यही नोट रिवाइज करते करते पागल हो जाओगे। हाँ कहेंगे कि अब हम नहीं कर सकते, आओ अब हम चल रहे बाहर। चलो अब बात आती है कि जो आपका बेसल लेमाइना है ये किस साइड होता है? लाइज टुवर्ड्स epithelial cell and reticular lamina lies towards कहाँ? कनेक्टिव टिश्यू। एक बात बताएं, मैं एक ऐसा दायरा बनाता हूं जिसके बाहर पेपर नहीं आता। विश्वास मानिएगा, मैं जितना पढ़ा रहा हूं, जिस टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा। तो ये बात मान के बैठिए कि यही आप अगर ढंग से पढ़ लीजिए, आपका एक क्वेश्चन नहीं फंसेगा। एग्जाम में सारे क्वेश्चन लग जाएंगे आपके। इसके बियॉन्ड नहीं आता, इसके बाद एमबीबीएस शुरू हो जाता है। ठीक है, हाँ नहीं करना, वो वहीं करना। चलो चलो ये बताना, तुम्हारी स्किन में तुम लोगों ने कभी पेंसिल या पेन या ये सब दसाया है? खून निकलता है क्या? नहीं। लिखो लिखो, एपिथेलियल टिश्यू क्या है? इट इज एवास्कुलर। तो अब एक बात बताओ, तो ये अब सारी लेयर तो मरी नहीं रहती, सबसे सुपरफिशियल वाली मरी है, उसके अंदर वाली थोड़ा मर गई। चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, स्किन वाली मरी है, तो मुंह के अंदर की जो टिश्यू है एपिथेलियल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर है, अंदर की भी तो कोई भी लेयर तुम देखते हो दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, वो मरी हुई है क्या? तो उसको खाना कैसे मिल रहा है जब वहाँ ब्लड नहीं है? तो वहाँ ब्लड वेसल नहीं है, तो डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारे सड़क पर ला करके कोई सामान रख के चला जाए, फिर धीरे धीरे हवा से कोई पैर मार दे, धीरे धीरे तुम्हारी तरफ ढुलकते हुए चला है, मतलब तुम्हारे घर ढलान पे है। मान लो ये हिल है, यहाँ पे तुम्हारा घर है, यहाँ मान लो तुमने गेट ऐसे बना रखा है, यहाँ कोई सामान छोड़ गया, ठीक है, बात समझिएगा गुरु।
यहाँ कोई सामान छोड़ा गया तो ये यहाँ से यहाँ तुम्हारे घर में घुस जाएगा कि नहीं? मान लो आ करके बैठे हो तो मुंह में चला जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होती, लेकिन ये अलाइव कैसे होती है, क्योंकि इनको यहाँ तक फूड कैसे जाता है, वाया डिफ्यूजन, ठीक है। तो लिखो ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम underlying tissue by diffusion. एग्जाम इंपॉर्टेंट। अब बात आती है, ये देखो ये है एक सरफेस सेल, ये देखो ये, अब बताना, और ये है दूसरी सेल। अगर मैं इसकी लंबाई नापूं, इस धागे की लंबाई नापूं इतनी दूर की, और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नापूं, कहाँ ज़्यादा लंबा होगा समझो? 1 की 2 क्या है, सरफेस एरिया बढ़ गया। क्या बढ़ गया? सरफेस एरिया। और इसको कहते हैं विलाय, और विलाय के ऊपर जो विलाय होता है दैट इज माइक्रो विलाय। लिख लो विलाय या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। काम क्या है? सरफेस एरिया बढ़ाना। क्या बढ़ाना? लिख लो। अगला पॉइंट लिखो ऐसे, ये लिख लो, फ्री सरफेसेस ऑफ सर्टेन एपिथेलियल। सर्टेन का मतलब क्या है? क्या सारी एपिथेलियल या कुछ कुछ, जैसे इंटेस्टीन, हाँ ठीक है, चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, ठीक है, किडनी, ठीक है, इन सब जगहों पे क्या होगा, हमें सरफेस एरिया की बहुत जरूरत होती है। लंग्स, राइट। तो यहां पर लिखा ना हैव माइक्रोविला या स्टीरियोसीलिया। फंक्शन क्या लिखा? यही लिख लो फंक्शन। फंक्शन लिखो इंक्रीज द सरफेस एरिया। फंक्शन के बाद एरो बना करके लिखो इंक्रीज सरफेस एरिया। द मत लिखना, हाँ ये सब जब ऑक्सफोर्ड जाना तब लिखना, ठीक है। इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्टिव सेल। डन। चलिए अब बात आती है स्टीरियोसीलिया कहाँ देखने को मिलता है। सीलिया मतलब पैर जैसा, सीलिया मतलब बाल, हेयर लाइक। हेयर लाइक का मतलब क्या है? मूवमेंट कराना। क्या कराना? मूवमेंट कराना। तो देखो माइक्रोविलाई सरफेस एरिया बढ़ाता है, स्टीरियोसीलिया क्या कराता है? झाड़ू की तरह काम करता है, किसी भी चीज को स्वीप आउट करता है, किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट कराता है, राइट, स्वीप। तो लिखो हेयर लाइक सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन ईयर, इंटरनल ईयर, ठीक है। और एपिडिडाइमिस लिख रहा, हटा रहा हूँ, कोई बात, धैर्य रखिए। बस मेरे साथ पढ़ना है तो आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, और मैं आपको पढ़ा सब दूंगा गुरु। बेटा फाउंड इन इंटरनल ईयर एंड एपिडिडाइमिस, ठीक है, ये वाला पॉइंट लिख लिया था। ऐसे लिखा था ना, माइक्रोविलाई एरो, फंक्शन एरो करके लिखे थे, सरफेस एरिया। जैसे मैं एरो बना के लिखा हूँ वैसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखे हो ना, मैं लिख के दिखाऊं? माइक्रोविलाई लिखा है, फंक्शन लिखा है, क्या लिखना था? इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्टिव सेल, लिख लिया है ना। बगल में स्टीरियोसीलिया के बारे में क्या लिखवाया था? हेयर लाइक सेल्स होती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? इंटरनल ईयर और एपिडिडाइमिस में। डन? आ रहा है समझ में? चले आगे बढ़ते हैं। चलिए छोटे से क्वेश्चन का आंसर करिए। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सब कुछ कहाँ होगा? एक सेल के अंदर, राइट। अगला क्वेश्चन है एपिथेलियल टिश्यू एवैस्कुलर होती हैं, लेकिन इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? डिफ्यूजन, ठीक है। अगला है जो टाइट जंक्शन है, कि जाहिर सी बात है टाइट का मतलब लीकेज को प्रिवेंट करना, तो एलॉन्ग
लिखा है ऑर्गन सेल टिश्यू, द राइट आंसर इज टिश्यू। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये थी, राइट। चलो, लगता है और लेकिन है नहीं। चलो अब लिखो टाइप्स। तो कितने टाइप की? 2, सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम। और इसका जो बेसिस है, किस आधार पर बेसिस है? नंबर ऑफ लेयर्स। मतलब कितनी परत से मिलके बना है। अगर सिर्फ एक परत से बना है तो सिंपल, एक से ज्यादा परत से मिलकर के, जैसे हमारी स्किन एक से ज्यादा परत से मिलके बनी है, कंपाउंड। ठीक है, चलिए। और एक और सब टाइप है, एक्चुअली इट इज नॉट अ एक्चुअल, बट कंसीडर कर लीजिए। कौन सा हमें बताना है? दैट इज ग्लैंडुलर। ठीक है, इट इज इन्वॉल्व इन सिक्रीशन। और किसकी बनी, किसकी होती है? एपिथेलियल टिश्यू की। कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। क्या मेरी क्लास समझ में आ रही है? सबको आ रही है? चलो फ्लो चार्ट बनाओ, यही बना लो ना। चलो जल्दी से बनाओ। ये सारा पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। एटलीस्ट तो 2-2 पॉइंट और एग्जाम्पल तो जरूर। इधर वाला तो एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज़्यादा आता है। ये थोड़ा कम आता है, लेकिन ये आता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, ये आता है एग्जाम में। और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल का एग्जाम्पल आता है, ये सिलिएटेड, ये आता है। एग्जाम इंपॉर्टेंट इतने हैं। डन? समझ में आया? सबसे लंबा टॉपिक है यही वाला, एपिथेलियम। उसके बाद वाले तो छोटे छोटे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड थैंक यू फॉर द क्लास। आई होप कि आपको सारी क्लास समझ आई, राइट? नहीं आई?